बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अंवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल मुआशी फैसले कर लिए गए हैं, अब वक्त है इनके निफाज का। उन्होंने कहा कि वो सुस्ती से काम लेने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुआशी टारगेट्स दिए गए हैं उसके लिए कमर कस ली जाए। उनके निफाज से ही IMF के 3 साला प्रोग्राम से छुटकारा हासिल हो सकता है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हुकूमत की फालियत के लिए इदारों और सूबाई हुकूमत के दरमियान बेहतर राब्ताकारी की ज़रूरत है। साथ में उनका यह भी कहना था कि कल ही 50 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है, इस पे कट लगाकर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 माह के लिए रियायत दी गई है। बिजली और बिलखसूस ओवर बिलिंग के हवाले से भी जो तहकीकात है FIA और मुतल्लिका इदारों ने मुकम्मल कर ली हैं और मीडिया इत्तलात के मुताबिक इन्होंने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का इस मौके ये भी कहना था कि जब मुआशी एहदाफ की बेहतरी की बात होती है तो खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। और जो सबसे अहम नुकता यह है कि अब सबको टारगेट्स पूरा करने के लिए काम करना होगा। उनका ये माजी की बात थी कि जी 70-75 सालों से जो टारगेट्स उन पर अमल नहीं हुआ, ले ओवर देम लाई ओवर देम, अब ऐसा नहीं चलेगा। एक अच्छी खबर यह भी है, बिजली से जुड़ी हुई है, अगरचे हुकूमत पंजाब की तरफ से, लेकिन हम उसको ज़रूर आपके नोटिस पे लाना चाहेंगे। जो रोशन घराना प्रोग्राम है, सूबाई हुकूमत पंजाब ने उसे मंजूर कर लिया है। इसके बदौलत जो 50 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ हैं, उन्हें 10% पेमेंट देकर सोलर पैनल हासिल हो जाएंगे। 90% जो पेमेंट है वो हुकूमत पंजाब करे। हमने कहा ये भी आपके सामने लेकर आए। बात हो रही है कि सोलराइजेशन की तरफ बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी आज कहा कि बलूचिस्तान में जो 28,000 ट्यूबवेल्स थे वो तेल से चलते थे, अब उनको शमसी तवानाई से चलाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में बहुतात है उसकी। सदर जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं। कल भी उन्होंने एक अहम तकरीर से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि एग्रो फार्मिंग और एग्रो इंडस्ट्री पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा अब बड़े जमींदारों पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना होगा। IMF की एक बड़ी शर्त है, एक बड़ा शिफ्ट है ये। जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है। आसलवी जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, उनकी जानिब से बयान आया। इस हवाले से भी हम जरूर डिस्कस करेंगे कि कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और एग्रीकल्चर इनकम से जो पोटेंशियल है वो कितना कैप किया जा सकता है। और इसके अलावा कल अहम दौरा होने जा रहा है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। 11 और 12 जुलाई को उनका ये दौरा होगा, जिससे वो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की शंघाई ताउन तंजीम के मौके पे साइड लाइन पे तुर्किया के सदर और आज़रबाईजान सदर के माबैन सह फरीकी इजलास हुआ था। ये उसी सिलसिले की कड़ी है और तवक्को यही की जा रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मुख्तलिफ मुआहदे और मुफाहमत की अदाशतों पर दस्तखत होंगे। इन तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, कायमा कमेटी बराए फाइनेंस, रेवेन्यू, कॉमर्स के आप और इकनॉमिक अफेयर्स के मेंबर हैं। तीनों अहम कमेटियां। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन किया है। PJ मीर साहब ने सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के हालात और वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं और बेलाग तबसरे करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और चंद ही लम्हों में हमें बैरिस्टर अकील मलिक साहब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मेंबर कौमी असम्बली हैं और मुशीर वज़ीर आज़म बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो हमने टैक्सेस लगा दिए, बजट में 1700 अरब के करीब टैक्सेस लगे, उसमें बहुत सी IMF की शराइत भी थी। अब जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की जरदारी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन अब काम यह है कि जो हमने टैक्स लगाए हैं उनको हसूल करना, क्योंकि अगर 40% ज़्यादा का टारगेट रखा गया है रेवेन्यू का, अगर अचीव नहीं होगा तो फिर खुदा ना खासा दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। बताइएगा, आज जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, मैं चाहूँगा व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर करें। जी, पहले तो ये है कि हदायफ को अब अमल दरामद उन पर आपको करना पड़ेगा। ये बड़ा एक वाज़ेह मैसेज है जो प्राइम मिनिस्टर ने काबीना में भी किया है और वो बाकायदगी से नेशनल असम्बली में भी आते हैं। आज जो अमेंडमेंट हुआ है ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का बिल, SOEs
एसओईस का, जिसमें वो डायरेक्टर्स डिस्कोस के जो फाल काम नहीं कर रहे, जो वो टारगेट हदायफ हासिल नहीं कर पाए जो दिए गए थे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी लाना, लाइन लॉसेस को कम करना, रिकवरी को बढ़ाना, जो रिसीवेबल्स होते हैं, जी। कस्टमर केयर सर्विस में बेहतरी लाना, या मीटिंगें नहीं अटेंड करना है, वो टाइम नहीं देना, तो तय हुआ कि उन सबको रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन हमारे कानून में अपॉइंटमेंट के उनका तो तरीक़ेकार वाज़े था, लेकिन उनको निकालने का तरीक़ेकार नहीं था। तो हमने एक हंगामी इजलास बुला के वो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने उसको रेकमेंड किया था, जो आज कौमी असम्बली में अक्सरियत से अप्रूव हो गया है और वज़ीर आज़म साहब उस वक्त मौजूद थे। और ये एक मैसेज देता है कि जो लोग काम नहीं करेंगे उनकी गुंजाइश नहीं होगी। अब डिलीवरी एंड डिलीवरी इज़ द मिनिमम टू टॉक विद, ये बड़ी अच्छा मैसेज है। उसके अलावा जो उन्होंने जो वज़ीर आज़म साहब ने इक़दाम लिए, उसमें सबसे अहम ये था कि बिजली के बिल जो बढ़े और ये पीक सीज़न पे बढ़े, यानी जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो जो गर्मी के होता है कि गर्मी के महीने, तो वो डबल इम्पैक्ट आ रहा है कि कंजम्पशन भी बढ़ रही है आपकी और कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो वो एक आदमी के लिए बिल्कुल नामुमकिन। हमने खुद देखा है लोगों को कि वो बहुत परेशान है। तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पर 50 अरब रुपए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से कटौती करके ठीक है यहाँ दिए। ये मेरे नज़दीक हल नहीं है, ये तो मेरे नज़दीक ये एडॉक मेजर्स हैं कि आप बिल आ रहे हैं तो कोई पेन किलर दे दिया या मरहम लगा दिया, ठीक है। लेकिन इलाज इसका यही है कि आप जो लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, जो रिसीवेबल आपके जमा होते जा रहे हैं, रिकवर नहीं कर जा रहे हैं, उनको आप बेहतर बनाएं। आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो दोबारा सर्कुलर डेट बढ़ेंगे, और जब सर्कुलर डेट बढ़ेंगे तो एक ही उसका तरीका होता है, नेपरा जाएगा, एप्लीकेशन देगा और शाम को टीवी में पट्टी चल रही होगी कि नेपरा ने की टैरिफ में इजाफा बढ़ा दी। मैं चाहूंगा कि इस पे जरूर हम दोबारा लौट के भी आते हैं। मैं बैरिस्टर अकील साहब की भी इस पे राय लेना चाहूंगा। बैरिस्टर अकील साहब, बहुत शुक्रिया नवाज़िश सर प्रोग्राम सजते में वक्त देने का। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कैबिनेट के इजलास से गवर्नेंस के हवाले से बेसिकली उनका नुक्ता यह था कि हमें अब डिलीवर करना होगा, जैसे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी कह रहे हैं, जो डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही होती है लोगों को उस पर ज़्यादा एतबार भी होता है, उससे ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट भी कर पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बात की, ये 3 माह के लिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 50 अरब रुपए कट लगाकर उनको रियायत दी है, और बहुत अच्छी बात है कि रियायत देनी भी चाहिए। लेकिन सर, ये जो सर्कुलर डेट है, ये गर्दिशी कर्जा, इसके हवाले से भी, इस ट्रैप से भी बाहर निकलना पड़ेगा। गौहर एजाज साहब जो केयरटेकर मिनिस्टर रहे हैं कॉमर्स के, उनका ट्वीट आया हुआ है जिसपे उन्होंने कहा कि हमें 24 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट में देने पड़ते हैं। इसका भी सर कोई हल आप समझते हैं अब हमें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो इस डेट ट्रैप में फिर हम खुदा ना खास्ता सिंक करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार साहब। सबसे पहले तो क्योंकि आज भी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने बरमला ज़िक्र किया, और आए रोज़ वो मीटिंग्स में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ उठा के देखते हैं तो वो गंदम की बोरी की तरह है कि उसमें सुराख ही सुराख हुए हैं, कि जो लीकेजेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप अगर देखें उनके रीसेंट विज़िट्स में कि जो जहाँ जहाँ उन्होंने विज़िट किया, जिस तरह मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि 70% जो है वो फेडरेशन उसका बोझ बर्दाश्त करेगी। शमसी तवानाई पे जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उनको वहाँ पे लगाया जा रहा है और दीगर चीज़ें, और 30% जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत पे उसका बोझ डाला। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि जो बिजली का इस्तेमाल है, और बिजली चोरी का एक बहुत बड़ा इशू है कि बिजली इस्तेमाल तो होती है, चोरी तो होती है, लेकिन बिल देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन इस तमाम चीज़ को जो बिल भी देते हैं, जो बिजली का इस्तेमाल भी करते हैं, और मतलब कई लोग जो हैं पाकिस्तान में इस्तात नहीं रखते जिस तरह के बिजली के बिल्स आ रहे थे या आ रहे हैं, तो उस पर वज़ीर आज़म साहब का बिल्कुल एक बड़ा अच्छा इक़दाम, उन्होंने पूरी जितने भी मेंबरान कौमी असम्बली थे, सेनेटर्स,
थे कुछ हमारी हुकूमती जमात के, तो उनको ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ डिस्कशन की, उनको कहा कि ये मुश्किल वक्त है और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। तो ये हमने डेवलपमेंट फंड से निकाले, क्योंकि जब जो हमारे इवन लेंडर से हमारी बात हुई, IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली उनके साथ नेगोशिएशन हुई, तो उन्होंने कहा कि आप वादे तो ज़रूर करते हैं लेकिन उन वादों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा रहे आप पिछले 76 सालों से। और बिलखसूस उन्होंने कहा कि जो आखिरी दफ़ा जो हुआ उसके बाद तो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा कोई नहीं है कि जिस तरह एक मखसूस सियासी जमात आई और जाते जाते अपनी सियासत चमकाने के लिए 10 रुपये कीमत जो है ओवरनाइट बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जवाज़ के जो है उन्होंने कीमतें वो फेंक के जो बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए थे, तो वो तमाम तर चीज़ें देखी। अब ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस रिपोज करना है और वो कॉन्फिडेंस रिपोज हुआ 16 महीने की हुकूमत जब हम एक मुश्किल तरीन IMF के प्रोग्राम में गए, और उसके बाद अब जो है IMF के साथ अल्लाह करे वज़ीर आज़म की भी और पूरी कौम की ये ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। 3 साल बाद अगर ये मुश्किल फ़ैसले हमने ना लिए और ये मुश्किल फ़ैसले ना किए तो फिर 3 साल बाद IMF के पास हमें खुदा ना खास्ता दोबारा ना कहीं जाना पड़े। तो इसीलिए ये जो विद इन दीज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इस तरह की जो एक मुश्किल सिचुएशन में जो कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो वज़ीर आज़म रिलीफ फराम कर रहे हैं। अब ये 3 महीने के, क्योंकि बिजली के बिल गर्मियों में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ये जो बिजली के बिल हैं, ये ज़्यादा बिजली के बिल आएंगे, तो इसमें 200 यूनिट पे प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो कंज्यूमर बेस है उनको ये रिलीफ फराम किया गया, और ये इससे 94% जो आपके हाउस होल्ड्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसी तरह मैं अगर बात करूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आपने जिक्र किया अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में, अज़रबैजान के साथ हमारे बहुत ज़बरदस्त और दरीना ताल्लुकात हैं। अब वो उनका जो एक स्टेट विजिट है प्रेसिडेंट वो आ रहा है, उसके साथ जो हमारे चाइना में MOUs साइन हुए और दीगर बिजली, क्योंकि एक मैं अनवार साहब ज़रूर बात कंप्लीट करूंगा कि बिजली के ऊपर बात हो रही है, तो बिल्कुल बिजली के जो रूट कॉज है, जो जड़ है महंगी बिजली का, आज वज़ीर आज़म साहब ने उस पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की और मीटिंग भी चेयर की और उस पर वाज़े तौर पे बताया कि जो महंगी बिजली बन रही है इस बिजली को हम सस्ता करेंगे और उसमें अल्टरनेटिव जो हमारे सोर्सेज हैं एनर्जी के, और जिसमें शमसी तवानाई सबसे अव्वल है, और उसके साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है डिस्कोस का भी और उसके साथ साथ जो IPPs का भी, तो उनके साथ भी जो है वो मामलात को देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जब मामलात तय हो जाएंगे, क्योंकि कहना कबल अज़ वक्त है अभी, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा गिरेगी और सस्ती बिजली जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इससे मुस्तफ़ीद होगी। ठीक है सर, ये इंशाल्लाह हम भी दवागो हैं कि ऐसा हो और बिजली का बिल जो है वो अफोर्डेबल बन जाए। PJ मीर साहब, सर आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है क्रिटिकल जंक्शन है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, एक सख्त बजट देना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब इतराफ़ भी करते हैं, आज भी वो कह रहे थे, साथ में पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स भी हाई हैं, अदालती मामलात भी चल रहे हैं, अभी मखसूस नशस्तों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला महफूज है, और आज भी उस हवाले से सीनियर जजेस के दरमियान फुल कोर्ट मीटिंग हुई और मुतवक्के है कि कल या परसों आएगा। इन तमाम हालात को देखते हुए किस तरह देख रहे हैं? हमारी सिमत का सही तयन हो गया है और हम ठीक तरीके से चल रहे हैं? वी विल कम आउट ऑफ दिस जो एक मुश्किल सूरत हाल है इससे? हम कोशिश करते हैं थ्योरेटिकली कि हम चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहे हम। मैंने लंदन में भी नवाज के आने से पहले मैंने भी उनको कहा था, मैंने कहा यार दिस इज योर फाइनल कर्टन, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे। मैंने कहा जी देयर इज नो ड्रेस रिहर्सल, ये फाइनल कर्टन है, यू हैव टू डिलीवर टू द पीपल। शहबाज, आई नो हिम वेरी लॉन्ग, और शहबाज शरीफ इज अ डूअर मेरी नजर में, लेकिन शहबाज शरीफ इज हेल्पलेस। और ये जो जितने भी लीडर्स आपके आते हैं ये हेल्पलेस होते हैं बिकॉज ये डिपेंडेंट हो जाते हैं कई लोगों के ऊपर कि जो इनको इधर उधर के वोट्स ला के देते हैं। हम एक इलेक्टोरल जो हमारा वो है ना माइंडसेट, इससे बाहर निकल के शहबाज हैज टू टेक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शंस। और वो एक्शंस क्या है? आप बिजली की बात करते हैं, सबसे पहले तो IPPs को पकड़े ना। ये IPP जो आपको चार्ज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटीज दे के उनको जो पैसे पे कर रही है, बल्कि परसों ही गौर मेरे फोरम के ऊपर ही एक्सप्लेन द होल लॉट, 34 रुपए हम कैपेसिटी टैक्स दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं हम? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं IPP के साथ वो ऐसे पक्के हुए हैं कि इसका सफर कौन कर रहा है? अवाम।
आवाम क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे लगाने, गवर्नमेंट ने पैसे वापस करने, और पैसे ना वापस करें इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए आपने टैक्सेशन, ऊंचे 39 न्यू टैक्सेस। सो ये सारी जो चीजें हैं, वी हैव टू लुक एंड रिवाइज इट। आप इसकी दोबारा इंक्वायरीज अभी करवाएं। आपने कहा ना ये कैसे होगा, अभी इनके इंक्वायरीज करें, आईपीपी के, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करें। इनके जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करेंगे, आपको पता चलेगा कि हमें कितने अरबों का रिलीफ मिलेगा। यही बता रहे थे वो कि अभी एक आईपीपी है, उसको 1.25 बिलियन अब दे रहे हैं, एंड दे आर नॉट इवन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर स्टिल पेइंग हिम। मुझे बताओ ये किस बेसिस पे हम उसको पे कर रहे हैं? आई टोटली एग्री विद हिम। द थिंग इज, हमने बात तो कर इन थ्योरी, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाना है। इम्प्लीमेंटेशन हमारी है कोई नहीं है। हम डरते हैं कि अगर कुछ करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, पंजाब का इतना रेवेन्यू है, सिंध का रेवेन्यू है, ये आप इनके जो फाइन्स है, ट्रैफिक फाइन्स क्यों नहीं बढ़ाते? इख्तियार लंदन जाते हैं, इनसे पूछो 80 पाउंड का एक फाइन होता है ट्रैफिक वायलेशन का, एंड इट रन्स इनटू मिलियंस ऑफ पाउंड्स। वो क्यों है? बिकॉज देयर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। हम नहीं ये फाइन बढ़ाते क्योंकि मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। आप ताजरों को टैक्स नहीं करते, मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। और भाई आपका $1 बिलियन $1 ट्रिलियन का बिजनेस है, ये जो रोड साइड बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडर्स, आप इनको टैक्स करें। ये जाता है कोई एफबीआर के पास इनकी चिट? आपने कैफेज को, रेस्टोरेंट्स को लगा दिया है, वो तो बेचारे दे देंगे जीएसटी, नीचे कौन दे रहा है आप मुझे बताएं। सो वी हैव टू ओपन अप आवर डोर्स, टैक्स बेस को ब्रॉड करो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, अभी लास्ट वीक आई मेट शाफे, ये मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज है, तो शाफे ने बड़ा अच्छा मुझे बताया कि अब ये कर रहे हैं कि एनकरेज कर रहे हैं कि लोकल इन्वेस्टर्स आए, सोलर पैनल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, हमारी कॉस्ट नीचे जाएगी, एंड गो इनटू सोलर पार्क। दैट इज द फ्यूचर। सूरज आपके पास है। चाइना जाओ, एक शहर है येंटाई, आप बेजिंग से उड़ेंगे, येंटाई आप नीचे जाएंगे, वो पूरा वो कह रहे हैं टेरेन आपको वो क्या करेगी, शाइन कर रही है। उन्होंने सब पूरे विलेजेस उस पर कर दिए हुए सोलर पार्क। हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। ये आपने सोलर पार्क लगाया, मैंने उस वक्त भी कहा था इनॉग्रेशन पे जब मैं गया था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उधर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वन शिफ्ट आपने लगाया। भाई वी कैन नॉट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। आप डबल शिफ्ट करो। भालकर में आपने जबरदस्त लगाया सोलर पार्क, आप इसको डबल शिफ्ट कर दो, बिकॉज वी नीड यूटिलिटी, वी नीड प्रोडक्शन। लेकिन हम इसका नहीं सोच रहे, हमें बड़ा सोच रखना है एंड लॉन्ग टर्म। ये इसका बड़ा अच्छा प्लान था एहसन इकबाल का, 25 ईयर विजन, फैंटास्टिक, जो कि पीटीआई भी लेके चली, बट वी नीड टू टेक इट इवन फर्दर एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। अनवर, क्रिटिसिज्म तो हम करते रहेंगे, वो कमेटी बन गई, ये हो गया, फलाना हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज व्हाट वी नीड इन दिस कंट्री। बहुत आम नुक्ता उठाए। मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन मैं चाहूंगा बैरिस्टर अकील साहब चूंकि कानूनी मुशीर भी हैं, बैरिस्टर अकील साहब जो भी हमारे प्रोग्राम में डिस्कसेंट आते हैं वो कहते हैं आईपीपीस, कल खुरम दस्तगीर साहब थे, इवन वो भी कह रहे थे कि जी आईपीपीस, वो कह रहे थे कि इनसे कैसे, जैसे ही इनका टर्म पूरा हो, इनसे छुटकारा हासिल करना होगा। क्या हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं? चूंकि आप कानूनी मामलात को ज्यादा बेहतर समझते हैं, सॉवरेन गारंटीज दी गई हैं और इसमें दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से बैरिस्टर अकील साहब? देखिए, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की और बड़ा वैलिड पॉइंट है। पीजे मीर साहब ने भी जो बात की, मैं एग्री करता हूँ, और यही पॉइंट मैंने भी वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा था। मैंने कहा जी ये एक तो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, और उसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा इशू है वो आईपीपीज़ का है। और आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स तो अब देखें काफ़ी टाइम आगे, मतलब वो कई साल उसके पड़े हुए हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी रीनेगोशिएशन होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में आप कबल अज़ वक्त है मेरे लिए कुछ कहना, लेकिन हुकूमत डेफिनेटली इस पर रीनेगोशिएट कर रही है और बात चीज़ उसकी चल चुकी है। तो आप देखेंगे कमिंग वीक में इस पर डेफिनेटली होगा रीनेगोशिएशंस। हमारी टीम्स जो हैं, क्योंकि दोस्त ममालिक हैं, उनको भी इन कॉन्फिडेंस में लेना है। और अगर कोई आईपीपी बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है और उसमें कोई पावर जनरेशन नहीं हो रही, तो फिर ऑब्वियसली ये देखना होगा कि उसका जो ब्रंट है वो पाकिस्तानी अवाम को के ऊपर उसका बोझ नहीं डाला जा सकता, या आप कहें कि लोगों पे उसका बोझ आए तो बोझ उस पर नहीं डलेगा। हाँ, ये मुश्किल फ़ैसले हैं, ये मुश्किल फ़ैसले हम ले रहे हैं। यहाँ रीनेगोशिएशंस की आपने बात की, वो भी अंडर कंसिडरेशन है, मैं उसको डेफिनेटली रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए अभी इससे ज़्यादा उस पर लाइट शेड करना ये कबल अज़ वक्त होगा। तो इट्स एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट राइट नाउ टू डिस्कस दिस। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रीनेगोशिएशन
ऑब्वियसली उसकी तरफ जाया जा रहा है, उसको कंसिडरेशन साथ में दी जा रही है। जी। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आप अखबारों के थ्रू, टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू आपको नजर आएगा कि उस पर भी काम हो रहा है। ओके सर, मैं दोबारा लौट के जब आऊंगा तो फिर मैं जरा आपसे रिटेलर्स का जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप पीएमएल से ताल्लुक है और नून लीग का कहा जाता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो क्या आप इस वक्त मतलब अबव पॉलिटिकल इंटरेस्ट तमाम फैसले किए जाएंगे? क्योंकि मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब भी हैं, आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि जो बड़े ज़मींदार हैं उनको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना होगा, और आम तासुर ये है एंड समटाइम्स जो परसेप्शन इज मोर एक्सेप्टेबल देन रियलिटी कि पीपल्स पार्टी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बरखिलाफ है। तो ज़रा इख्तियार बेग साहब इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। जरदारी साहब तो पीपल्स पार्टी की रूहें रवां हैं, सदर पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि ये भी IMF की शर्त है और बादल नाख्वास्ता मानना पड़ेगा। जी देखिए, कल जो मीटिंग थी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने और पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं, उन चेयरमैन बिलावल साहब, देखिए जी, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है कि अब ये कंसेप्ट आप जहन से निकाल दें कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो टैक्स से बचे होंगे, होली का हाउस अब नहीं हो सकता। अब एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगेगा। पहली चीज तो ये कि तमाम सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर की IMF ने जो वर्चुअल मीटिंग थी उसमें एक फिगर थी, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा है 21 से 22% जी, GDP का, GDP का, और एग्रीकल्चर टैक्स देता है 0.5%। जुल्म है ये तो। इसी तरह इंडस्ट्री जो है, सनत, हाँ। उसका GDP में हिस्सा है 20% और वो टैक्स देता है 67%। 67%? जी हाँ, वो बर्डन है। तो ये जो हमारा सैलरीड क्लास का भी नाम ले, हाँ, सैलरी क्लास तो इस वक्त सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं वो सैलरी क्लास है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये खुशाइन बात है, एक डायरेक्शन है। इसमें ये नज़र आता है कि जी हमने ये नहीं देखना, मुल्क के मफाद को देखते हुए एवरी सेक्टर टू बी टैक्स, एवरी सेक्टर टू। और ये सूबाई हुकूमतें लगाना, ये भी अब देखिए देखिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ज़राअत का एम्बिट में आता है सूबाई असम्बलियों से, ठीक है, और सूबाई असम्बलियाँ इसमें इनिशिएटिव लेंगी। अब IMF की बहुत सख्त इसके ऊपर दबाव है। तो जो सिंध का बजट है उसमें लगा या नहीं लगा, ये बताइए। बजट तो आ गए ना, पंजाब का भी आ गया, सिंध का भी। सारी मेरे पर डिटेल सूबों की नहीं आई है, मैं मरकज से ज्यादा इन्वॉल्व था। IPP में मैं कहे बगैर नहीं रह सकता, मुझे एक जुमला कहना है सर। हमारे पे जो सबसे बड़ा अजाब है पाकिस्तान कौम पे, वो IPPs हैं। ये 1994 में बीबी जब तीन तो आए थे, उस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए लिक्विडेटिव टेम्पटिंग हमने इंसेंटिव्स दिए, 17% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, हमने कैपेसिटी सरचार्ज उनको दिया, हमने डॉलर में भी आगे जाके मुशर्रफ साहब ने प्रॉफिट डॉलर में बना दी। लेकिन ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न 2-3 बार ले चुके हैं। इनकी जो रिन्यूअल हो रहा है वो नए शराइत पर हो, खुदा के वास्ते पे नए शराइत पे। नए शराइत में कैपेसिटी सरचार्ज नहीं आता, ओके। नए शराइत में 100% कंफर्म 17% रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं आता। आप जो पावर का एक नया सिस्टम है, कम्पिटिटिव बिडिंग का दुनिया में मुतारिफ हो चुका है। वो क्या होता है, 5-6 लोग मिलकर कंसोर्शियम बनाते हैं, कोट करते हैं 5 सेंट 6 सेंट, जिसका कम होता है उससे ले लेते हैं। जो नहीं ले रहे हैं बिजली कैपेसिटी वो नहीं पे हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है। लेकिन हमने इसके पुराने एग्रीमेंटों को 94 के बाद जो 2 बार रिन्यू हुए, जो 3 बार इन्वेस्टमेंट रिटर्न ले चुके हैं, उनके हम रिन्यू पुरानी टर्म्स पे कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। तो मेरी एक ही बात है कि IPPs को अव्वल तो हमें सरप्लस बिजली की जरूरत नहीं है, जब हाँ बिल्कुल है ही, क्योंकि आप कैपेसिटी दे रहे हैं ना। आपकी या तो ग्रोथ हो, आपकी इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कैपेसिटी पेमेंट्स भी सही है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ना लें, रुक जाएं, रिव्यू कर रहे हैं। और अगर लेना ही है तो उन्हें नई शराइत दें कि भाई अगर आपने करना है, आपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न पूरा ले लिया, ठीक है, फिर भी अगर आप कंटिन्यू, तो हमारी ये नई शराइत। लेकिन इसमें मेरी लगता है ये छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। तो कुछ ऐसे भी IPPs के एग्रीमेंट्स हैं जो हमने अभी रहते हैं, मतलब उनके साल काफी रहते हैं, 2034 बताता है 200। ओके, पॉइंट टेकन सर। एक छोटा सा वक्फा, वो आप सही कह रहे हो, वो रिव्यू होने चाहिए। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे को बनाएंगे तो अपनी इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, 200 यूनिट तक हम
इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फिन हैं, उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इससे इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जो जायज़ एक मुतालबा है आम आदमी का, वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। आवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्म अमल हैं। आवाम को मिले सहूलियात, यही है हमारी तरजीहात। माहिर मौसमियात के मुताबिक आसमानी बिजली फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाला करंट है। आम तौर पर घरों में मुहैया होने वाली बिजली में 220 वोल्ट का करंट होता है, जबकि आसमानी बिजली तकरीबन 30,000 एम्पियर करंट पैदा कर सकती है। करोड़ों वोल्ट की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो बिजली जमीन पर गिरती है वो आग की शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल आग ही होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा होता है। माहिरीन के मुताबिक बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम का वक्फा खतरे की अलामत है। आसमानी बिजली चमकते वक्त मोटरसाइकिल या बगैर छत की गाड़ियों में सफर करने से इज्तनाब करें। ऊंची इमारतों, दरख्तों, खंभों, पहाड़ियों, एंटीनाज, मोबाइल टावर्स वगैरह से दूर रहें। शदीद गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पानी के जखीरों, जोहड़, तालाब, नहर, चश्मा, दरिया वगैरह से फौरन दूर हो जाएं। किसी भी दरख्त के नीचे हरगिज पनाह ना लें। दुनिया में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा अमवात दरख्तों के नीचे पनाह लेने वाले अशखास की होती है। जी, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम सचते में खुश आमदेद। पीजे मीर साहब, सर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे आपकी क्या राय है, और आप समझते हैं कि अब किसी भी सेक्टर को नहीं होली कॉ का स्टेटस दिया जा सकता कि जी उन पे टैक्सेशन ना हो? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि रियल स्टेट पे इस मरतबा टैक्स लगाया है, लेकिन उससे 100 अरब तो आएंगे, लेकिन इस अगले साल ज़्यादा तैयारी के साथ जाएंगे। प्रेसिडेंट जरदारी साहब कहते हैं कि IMF की शर्त है। वैसे तो हमें खुद से, जैसे अब मिर्जा अख्तियार बेग साहब कह रहे हैं, 21 से 23% GDP का हिस्सा है और निगलेजिबल टैक्सेशन होती है एग्रीकल्चर इनकम पे। क्या कहेंगे सर? अब इसके लिए पॉलिटिकल विल का भी इजहार करना होगा, सूबों को भी इस पे अब लबैक कहकर इस पे अमलदारी करनी होगी। देखिए अनवार, हम 85% कहते हैं एग्रीकल्चर है। अगर हम 85% एग्रीकल्चर है तो हमारी यील्ड और ये जो हमारी शॉर्टेजेस हो जाती है वेजिटेबल्स, दूसरे एडिबल्स की, ये क्यों होती है? कोई पता तो होगी ना। एक, आपने इस सेक्टर को आपने मॉडर्नाइज करना है। आपके अभी हैं या लगे हुए कंबाइंस हैं, थ्रैशर्स हैं, दूसरे आपके जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ये आपने किए हैं? कोई ट्रैक्टर्स आप कहते हैं आपके साथ भी देनी है? ये तो मैं अयूब खान के जमाने से सोच रहा हूँ। वो उसको वो क्या कहते हैं, वो मिलत नहीं, एक और वो ट्रैक्टर्स थे यहाँ बड़े लेके आए कि हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, ये करेंगे। कहाँ गए वो? एक मिलती है सब्सिडी, नीचे चली जाती है। किसान की जिंदगी इस वक्त टेंडर बुक्स पे। ये जो पीछे जो एक ये हुआ है आपका ग्रेन का, एक जो ये गंदम का जी, यूक्रेन का, पहले तो कोई इसकी इंक्वायरी करे ना कि 24 दिन के आप अंदर आपका पहुंचता है टू कराची, या 8 दिन में कैसे पहुंच गया यार? इसके तो बताओ ना कोई। ये तो गिलानी साहब को आगे सेनेट में सवाल भी इसके पे हुआ है। सो इसकी इंक्वायरीज आप करवाएं। हमारे लकूनास और लूप होल्स बहुत है। हम बातें नहीं करते हैं, हम आगे जाते रहते हैं। आपने फार्मर को इतना टैक्स ना करो कि ताकि वो, आप उसको इतना टैक्स कर दोगे उसकी यील्ड बाहर जाएगी नहीं, उसको पता नहीं है। सर हम बिग फार्मर्स की बात कर रहे हैं, बिग लैंड होल्डिंग वालों की बात कर रहे हैं सर। एब्सोल्युटली। सरगोदा के अंदर 125 रुपए मन भी आटा गया है। क्यों गया है मुझे बताएं? क्योंकि कोई खरीदने वाला कोई नहीं था। वो तो ये लिटरली आटा फेंका गया है। ग्रेन हैज बीन गॉन। आपका किसान की कबर टूट गई है during the interim government period. So आप जो government आई, they have to inquire कि भाई what has gone wrong, what went wrong. So the question is, हम उस पर नहीं करते, हम नए वो कहते हैं ना, वो पेंडोरास बॉक्स खोलते रहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे पेंडोरास बॉक्सेस हैं। मैंने हमेशा कहा है हम सब कुछ दुनिया में कर सकते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ये आप कर दो, हर चीज आपकी मौजूद है। There is nothing which can stop us. We are a great developing country. हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों कर नहीं हो पाती? सवाल तो ये है पीजे मीर साहब।
बिकॉज आपने लॉ को पोलिटिसाइज कर दिया है। नॉट दिस गवर्नमेंट, थ्रू आउट आपकी जो गवर्नमेंट्स है, आपने इसको बिल्कुल, आपने पुलिस को पोलिटिसाइज कर दिया है। आपके पास जबरदस्त किस्म के पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपने उनको हथकड़ियां पर लगा दी हैं, सियासी हथकड़ियां उनको लगी हुई हैं, काम नहीं कर सकते। सो इस चीज को हमने बालातर होके सबने मिलके इसको खत्म करना है। बिकॉज याद रखें, पुलिस गवर्नमेंट की भी है, ऑपोजिशन की भी है, अवाम की है, और हमने इसको तकड़ा करेंगे, हम सब खुश रहेंगे। और ये जो चीज है ये नहीं होती है, बिकॉज फिर इसके आगे ऑफ शूट्स है, बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां आगे लग जाती हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लैंड्स की आप बात करते हैं, लैंड पे टैक्स लगाया, लैंड्स की कीमत आप देख लो कि आप बता सर दो। मैं लैंड का नहीं कह रहा, मैं कहता हूं किसी चीज से भी इनकम आती है उसको टैक्स करें ना। मैं तो इनकम की बात कर रहा हूं, ऑल इनकम, ऑल इनकम करें अनवार करें, बट ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस। आप इतना इनकम टैक्स ना करो, पहले उसको नेट बेस में, नेट में तो लेके आओ। ठीक। आप नेट में लेके रेडी वाले को 2 रुपए टैक्स लगा दो यार। आपके पास कम से कम 1-2 करोड़ रेडी पड़ी हैं, आपका 2 करोड़ तो यही आ जाएगा, 20 करोड़। आप ऐसा ऐसा करो। हम पाकिस्तान छोड़ो, दुनिया के अंदर कोई टैक्स देना नहीं चाहता, लेकिन ग्रेजुअली आप उसको लेके आते हो। इसलिए लेके आते हो बिकॉज यू नीड टू मेक दिस इन वेलफेयर स्टेट, और हम वो नहीं बनाते बिकॉज हम शॉर्ट टर्म हमारी थिंकिंग है, हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी है, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड, अदरवाइज देयर इज नो रूट लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जी बैरिस्टर अकील साहब, सर बताइएगा ताजिर बरादरी के हवाले से जो पीजे मीर साहब ने कहा, मैंने तो एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से पूछ लिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब से। पीपल्स पार्टी, आप लोगों की कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसलिए उन पे उतना हार्ड नहीं जाते जितने और सेक्टर्स पे आप गई हैं। इस मर्तबा डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी सबने टैक्स देना है, न दिया तो फिर दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल कैपिटल एरोड होता है। अनवार साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये इसकी मैं अगर आपको वजाहत बताऊं तो FBR रिफॉर्म्स के ऊपर वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा जो है फोकस रखे हुए हैं, और उस पर आज भी बल्कि इसी हवाले से जो है हमारी एक मीटिंग भी थी। और मैं आपके नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की हद्दुल इम्कान कोशिश है कि वो टैक्स नेट को वसी करें। जिस तरह पीजे मीर साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा कि आप ग्रेजुअल उस पर टैक्स लगाएं और टैक्स नेट में लेके आएँ। टैक्स नेट में लाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। आज इसी तरह आप देखें ताजिर 2 स्कीम है, यहाँ पे इशू ये है कि हम तमाम तर पाकिस्तानी जो हैं, हम कहते तो हैं कि हमें फैसिलिटीज़ चाहिए स्कैंडिनेवियन या वेलफेयर स्टेट्स की तरह, लेकिन टैक्स देने को धेला कोई एक तैयार नहीं है। जितनी आपकी इर्रेगुलर इकॉनमी है, जितनी आपकी कैश बेस्ड इकॉनमी है, उसमें टैक्स का तो तसव्वुर ही नहीं किया जाता कि टैक्स भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमने देनी है। टैक्स एक कौमी फरीज़ा है, हमें सबको टैक्स अदा करना है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, मतलब टैक्स तो देना है। टैक्स के बगैर जो है और आर्ग्यूमेंट क्या आता है, आर्ग्यूमेंट आता है कि हम क्यों टैक्स दें, हमें मिलता क्या है। फिर आप ये बताएं कि आपकी जितनी भी ये डेवलपमेंट है, मुल्क के सारे मामला जो चल रहे हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ चाहे उस लेवल की नहीं है लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो मिल रही है ना, मोटरवेज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दीगर हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो गई, कुछ मतलब एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन तो है ना, एजुकेशन का है या दीगर उसमें है। बाकी अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा तो ये बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने बात ठीक की कि अगर टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर खुदा ना खास्ता में दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। और उसके लिए ताजिर 2 स्कीम हम लेके आए। ताजिरों के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर उस बात पे काफ़ी हद तक माने। उन्होंने कहा जी हम टैक्स फाइलिंग या टैक्स नेट के अंदर ज़रूर आएंगे, उसमें कोई हम मना नहीं कर रहे या नहीं कह रहे, मुनहरफ नहीं है कि हम टैक्स नेट के अंदर नहीं आ सकते या नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन एक कौमी फरीज़ा होने के नाते सबको अपने अंदर ये चीज़ देखनी होगी कि हमें इस कौमी फरीजे को निभाना है और टैक्स अदा करना है। अगर बाहर के ममालिक में आप देखें, मैं आपको ये आखिरी बात जरूर कहूंगा कि IRS का अगर आप देखें, HMRC देखें, बरतानिया अमेरिका की मिसालें तो हम देते हैं, वहां पे अगर एक सर्टेन लेवल पे एक उसकी इनकम जिस किसी शख्स की आती है और वो टैक्स नेट में 0 टैक्स उसका आता है तो वो फिर भी फाइलिंग होती है। आप 0 ही फाइल कर दें लेकिन आप फाइल तो करें। अभी तो फिल वक्त इशू ये है कि टैक्स नेट में ही आपके जितनी भी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स गुजरी हैं पीछे, तो उसमें किसी गवर्नमेंट ने इतने उस पर जोरों शोर से काम नहीं किया या सीरियसली या ये अदाद शुमार सामने नहीं रखे गए
कि जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, पीजे मीर साहब ने आपको जिक्र किया, हम सारे मुत्तफिक हैं इस बात पे कि टैक्स नेट को वसी करने की ज़रूरत है। टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क का निज़ाम और मुल्क नहीं चलेगा। इसीलिए हम टैक्स जो एक ये एतराज़ तो हो सकता है कि सैलरीड क्लास पे लगा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैलरीड क्लास जो ऑलरेडी टैक्स दे रही है उस पर थोड़ा टैक्स का बोझ ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसके अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है। ये एक्सप्लेन किया आपके मिनिस्टर फॉर स्टेट ने और फाइनेंस मिनिस्टर में जो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि इतनी कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आई। वो जो स्लैब्स हमने बनाई हैं और उस पर उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कौम को, अवाम को बताया कि इस तरह इतनी स्लैब पे इतना टैक्स लागू होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल ताजरों को टैक्स भी अदा करना चाहिए। ये भी एक कौमी फरीज़ा है जो हमें खुश उसलूबी से इसको अदा करना चाहिए। सर उसमें मैं ये आपको बताता चलूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कौमी फरीज़ा है, लेकिन पेट्रोलियम वालों ने हड़ताल की। अब फ्लोर मिल वाले कह रहे हैं कि 11 जुलाई से हम भी हड़ताल कर रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स या टैक्सेस के खिलाफ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं फिर ये जब हड़ताल पे जाते हैं, फिर हमने देखा है ये आप ताजर 2 स्कीम की बात कर रहे हैं, शब्बर जैदी साहब FBR के चेयरमैन थे साहब दौर में, वो कह रहे थे कि जब उन्होंने भी इस तरह की स्कीम शुरू की, लेकिन जब वो प्रेशर आता है, जब सड़क गर्म होती है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़रा पीछे चले जाती है। जहाँ तक सैलरीड क्लास की आपने बात की तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि उनको तो आप बेस से ही काट देते हैं टैक्स। और सर वैसे स्लैब्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, वो आप ज़रबत सैलरीड क्लास अगर हो तो आपको ज़्यादा इसका बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन कैसे विथस्टैंड करेंगे जो पॉलिटिकल प्रेशर्स अब ये डिफरेंट एसोसिएशंस की तरफ से आ रहे हैं? देखें, हमने 16 महीने के मुश्किल जो PDM के भी फैसले लिए वो हमने अपनी सियासती कुर्बान की रियासत को बचाने के लिए। अभी भी हम इसी बात पे, इसी अज़म के साथ हम जो हुकूमत में भी हैं कि हम रियासत ही बचानी है। हमने हमारी सियासत तो कुर्बान, आपने देखा कि जो 2/3 अक्सरियत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह तो हमें अवाम ने वोट नहीं दिए। तो अब ऑब्वियसली ये मुश्किल फैसले किसी ने तो लेने हैं। हमने तो दीगर जमातों को कहा, और आपके साथ ये इख्तियार साहब भी बैठे हैं, इन्होंने भी ऑफर की दीगर जमातों को आप बना लें हुकूमत। लेकिन बात यह है कि एक मुल्क के मामलात चलने हैं, अब किसी न किसी को तो ओनरशिप लेनी है। अगर कोई सियासी जमात या कोई सियासी शख्सियत अपना मुंह मोड़ ले उससे और अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आंखें चुराना शुरू कर दे, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और हम एज ए जमात और हमारे साथ हमारे इत्तेहादी कम से कम वो आंखें नहीं चुरा रहे, वो इसको हेड ऑन फेस कर रहे हैं। और ये वाकईतन मुश्किल फैसले हैं। हमारी सियासत भी इस पे ऑब्वियसली इफेक्ट होगी, लेकिन रियासत की जहां बात आती है तो फिर उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर टू ऐड अगर आप कुछ करना चाहें। दूसरा फिस्कल बैग की भी बात होती है, सूबों और वफाक को मिलकर भी बातचीत करनी चाहिए कि कैसे जो बहुत से NFC अवार्ड के तहत हमारे जो टैक्स का बड़ा हिस्सा है वो सूबों को चला जाता है, या बजट का ज़्यादा हिस्सा, टैक्स का नहीं बजट का ज़्यादा हिस्सा सूबों, इस पर भी आप समझते हैं कोई नजरसानी होने की ज़रूरत है? आपको 2 सवाल हैं। पहले तो मैं बात करूंगा जो आपने कहा था कि एसोसिएशन आ जाती हैं जी, शब्बर साहब के वक्त में भी वो ताजर उन्होंने भी ऐसी कोई स्कीम वॉलंटरी शुरू की थी। इस बार हुकूमत ने रिट भी दिखाई है अपनी और डिटर्मिनेशन भी है। एक्सपोर्टर्स को 1% टैक्स कट के उनका फाइनल डिस्चार्ज अब लायबिलिटी हो जाता था। फिक्स टैक्स रेजिम थी, अब वो नॉर्मल में आए हैं। अब वो 1% तो है जो तकरीबन 24-25% बनता है प्रॉफिट का। अब साथ साथ उसको नॉर्मल टैक्स रेजिम मिलेगा, 29% टैक्स पे हो जाएगा, और अगर वो सुपर टैक्स के उसमें आ जाते हैं। इतना प्रेशर था, एप्टमा भी आई है, वजीर आजम से मिलकर गए, फेडरेशन वाले भी आए थे, FPCCI वाले, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन थे, ऑल पाकिस्तान डेनिम मैन्युफैक्चरर्स, नथिंग। उन्होंने उसको अपनी जगह कायम रखा। तो मैं सिर्फ आपको जवाब दे रहा हूँ कि इस बार, हालांकि मैं खुद अगेंस्ट था कि इसको ग्रेजुअल करें, एकदम से आपने 60-70 साल एक फिक्स टैक्स रेजिम एक सेक्टर काम कर रहा है और उसके बाद आपने वो स्कीम को ख़त्म करके नॉर्मल टैक्स रेजिम में उसको ले गए एक ही साल में। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है अडॉप्ट करना। जो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर ब्लू आइड होते हैं, सबके डॉलर कमा के देते हैं, लिहाजा उनको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट किया जा सकता है। अब तो आप कहते हैं गुंजाइश नहीं ना ब्लू आइड बॉयज की। लेकिन उन्होंने नहीं किया।
ठीक। तो ये आपकी बात का जवाब जो है रिटेलर्स पर भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल जी, रिटेलर्स के साथ भी ऐसा ही होगा? रिटेलर के साथ IMF ने भी कहा हुआ रिटेलर को लेना है। और ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है ग्रेजुअली बढ़ रही है, 50-60 हज़ार लोग पहुंच गए हैं, बट दैट्स पीनट। Okay. इसमें मेन जो है वो अभी भी उसमें मॉडिफिकेशन अगर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म्स वगैरह में कर देते हैं लोग आएंगे, क्योंकि जो हार्श मेजर लिए जा रहे हैं यानी टेलीफोन का सिम बंद कर देना, और बीच में आवाज़ आया था ट्रैवलिंग, हज उम्रे पे भी नहीं जा सकते, तो ये सब वो मेजर्स हैं जिसमें एक आम आदमी हिट होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो हुकूमत की रिट है इस बार। Okay, that's good. It's good to वो hear. अच्छी बात है, और वो इस वजह से भी है कि IMF का प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम से मैं कह रहा हूँ कि हम साइन करके जाएंगे, हमारा IMF का प्रोग्राम साइन होगा। हमने उनकी मेजर अल्लाह करे उसका कोई ऐसा बेनिफिट हो जो IMF के प्रोग्राम से हाँ। लोगों को दे, क्योंकि हमारा ये 23वां 24वां प्रोग्राम है। मेजर डिमांड्स करें, और ये बड़ा प्रोग्राम है, कुछ $6 बिलियन का होगा। Okay. और 4 साल 3 से 4 साल पीजे भी सब टुवर्ड्स योर लास्ट 5 मिनट्स है। पीजे साहब, आप यू वांट टू ऐड समथिंग? जी देखें, हमने सारों की अप्रिशिएट किया, क्रिटिसाइज किया। सोल्यूशन बिजली का अभी भी हमारे पास मौजूद है। वो क्या? हम लापरवाह हैं, बत्तियां वैसे ऑन रखते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली रिपोर्ट करे ये जो सेंसर स्विचेस हैं, कि आप कमरे में जाएंगे बत्ती जल जाएगी, बाहर जाएंगे ऑटोमेटिक बंद होगी। ये कर दे, यू विल सेव अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप थोड़ी ये चीजें होती हैं सोल्यूशन फाइंडर्स। बाकी लकूनस और ये प्रॉब्लम्स हमारे सब अंदर बैठे हुए हैं। आप हर बर्तानिया के अंदर अनवार ये पानी की शॉर्टेज हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी क्या करें? उन्होंने कहा जी आपके घरों में ये जो लीकेज है ये प्लम्बिंग की, इसको ठीक करो। गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया, आपके घर प्लम्बर्स आए, ठीक किया। यू सेव्ड अ लॉट ऑफ वाटर, मिलियंस ऑफ गैलन्स लीटर्स ऑफ वाटर। ये चीजें होती हैं कि गवर्नमेंट करती है। आई थिंक वी नीड टू बी डूइंग दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तनकीद करो बराए तामीर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग फॉर द सर, मैं कतई क्लाइम बात रहे, जरा सब्जेक्ट से हट के होगा। आप बरतानिया की आप भी मिसाल दे रहे हैं, बैरिस्टर अकील साहब भी दे रहे हैं। बरतानिया में हालिया दिनों में इलेक्शंस हुए, कितना स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, लेबर पार्टी जीत गई, कंजर्वेटिव्स 14 साल बाद हार गए। जाने वाले वजीर आजम ने एक्सेप्ट की डिफीट, आने वाले वजीर आजम ने वेलकम किया। हमारे यहाँ तो सर ये रिवायती नहीं है, तो हम कॉपी कैसे बरतानिया को करेंगे? बैरिस्टर अकील साहब बैठे हैं, आज भी अपोजिशन जो है वो मुबैना धांधली की शिकायत कर रही है। 2018 में इनको ये शिकायत थी, तो हम हर स्फीयर ऑफ लाइफ में कॉपी करना होगा ना सर, तब जाके ये मामला आगे बढ़ेंगे। क्यों बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे अकील साहब इस हवाले से? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अनवार साहब, और मैं एग्री करता हूं कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस सोसाइटी के अंदर, और जिस तरह क्योंकि हमारा कानून तो हमने वहीं से डिराइव किया हुआ है, और ऑब्वियसली वहाँ के जो एक जमहूरियत के तकाजे हैं और जमहूरियत के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, और इसको ट्रू लेटर इन स्पिरिट देखना चाहिए। एक ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है इसी तरह ही होनी चाहिए, और एक महज़ब माशरे में तो मेरे ख्याल से इसी तरह ही होता है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस यहाँ पे तो हम मिसालें तो देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है कम अज़ कम उस पर कुछ हद तक अमल पैरा भी होते हैं। आपने देखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से जाके और पूरी अपोजिशन के बेंचेस से जाके सामने फ्रंट रो वाले जो थे वो एक इजलास में, वो आपकी टीवी कैमराज ने भी चलाई, स्टेट टेलीविज़न ने भी चलाई, कि वो सबको जाके मिले, और उसके बाद मुतअद्दिद बार उन्होंने दावत दी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, जो इश्यूज़ हैं उनको फिजल आउट करें, डिस्कशन करें, वो डिस्कशन हो और कम अज़ कम कोई एक वायबल सोल्यूशन इस चीज़ का ढूंढा जाए। लेकिन आप देखते हैं कि एक मखसूस सियासी जमात है और उसके लोग हैं, वो तो कहते हैं कि हमें सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी। एंड इफ यू नो देयर इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ऑन द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर किस तरह जो है हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं? मतलब मिसाल देना तो बड़ा अच्छा है, हम कम से कम कुछ हद तक कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती। और मैंने तो आपको पहले भी कहा कि ये ताली दो हाथ से बजेगी, ये हमारी एकतरफा कोशिश जो है इससे कोई रंग नहीं ला सकेगी। ये आम नुक्ता उठा है। आज भी बानी चेयरमैन PTI तो कह रहे थे कि अगर मुल्क में इस्तेकाम लाना है तो नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। क्या कहेंगे बेग साहब, लास्ट वर्ड? अपोजिशन सियासत का हिस्सा पावर एज वेल एज अपोजिशन है, ये साथ साथ चलते हैं। आप PTI के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें ऑप्शन में रहने की आदत नहीं है। दे वांट ऑल द टाइम टू बी इन पावर, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप में ये माइंडसेट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा
कि कभी आप पावर में आते हैं, कभी दूसरे पावर में आते हैं, आपको पोजीशन में बैठ के वही तामीरी काम करना पड़ता है, वही कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव काम करना पड़ता है कि मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, ठीक। पावर में रह के नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पावर पॉलिटिक्स जो है इट रेन सुप्रीम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब और पीजे मीर साहब, आप तीनों मौजूद मेहमान शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की नशिस्त थी, अगली नशिस्त तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।